Assalamualaikum. Today we will solve MTQs of chapter budgeting. Let's start. Question number 23.1. J company makes several products including component M. एक कंपनी है J कंपनी का नाम है जो बहुत several products बनाती है जिसमें से उसका एक प्रोडक्ट है उसका नाम है component M. The opening inventory of component M at the start of January is expected to be 500 units. तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है कंपोनेंट एम की स्टार्ट ऑफ द जनवरी वो कितनी है 500 यूनिट्स। ठीक है। सेल्स ऑफ कंपोनेंट्स एम फॉर जनवरी आर बजटेड एट 4000 यूनिट्स। जो सेल्स हैं कंपोनेंट एम के हमने ये बजट किया है कि हम जनवरी के महीने में 4000 यूनिट्स कंपोनेंट एम के बेचेंगे। ठीक है जी। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% अंटिल मे व्हेन दे स्टेबलाइज। जो सेल है वो मई तक 10% तक बढ़ती रहेगी। ठीक है कि हर महीने ये लोग अपनी सेल्स 10% से बढ़ाएंगे जब तक ये लोग स्टेबलाइज नहीं हो जाते। ठीक है जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज बजटेड एज 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ से। तो जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है हर महीने की सेल्स का 20% होगी। हर आने वाले अगले महीने की सेल्स का 20% होगी। अब ये क्या है किस तरह से मैं बताऊंगी। टास्क 1 कंप्लीट द 3 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मटेरियल बजट फॉर नेक्स्ट ईयर। हमें जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है ये, हमें मार्च का सेल्स यूनिट्स निकालने हैं ये, और हमें मई के प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं ये। अब एक एक चीजें तो मैं नहीं निकाल के बताऊंगी, हम मैं इसको पूरा करवाऊंगी। ठीक है ताकि हर चीज हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा जी। क्लोजिंग सबसे पहले तो लिखा हुआ है सेल्स। आप लोग अगर ये टेबल देखो तो इस टेबल में ये 4400 कहाँ से आया। फिर यहाँ पे तो है ही नहीं, हमें क्या पता यहाँ पे क्या आएगा। अप्रैल में ये 5324 कहाँ से आया, मई का भी हमें नहीं पता। तो बच्चों जरा गौर से सुनो और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% अंटिल मई। हर महीने 10% से जो है वो मेरी सेल इंक्रीज होगी। ठीक है जी, मई तक। तो अगर मैं 4400 का 10% लूँ, 400 आया। अब ये इंक्रीज कर दूंगी ना मैं, 4400 4000 का मैंने 10% लिया तो 400 आया, मतलब कि मैंने अगर 10% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसलिए ये 4400 ऐसे आया। अब मार्च की मुझे सेल मालूम करनी है तो मैं क्या करूंगी, अब मैं 4400 का 10% लूंगी। ठीक है, तो आ जाएगा 4840। अब मुझे मई का निकालना है तो मैं 5324 का 10% दूंगी। 532 आ रहा है, अब इसमें ऐड कर दूंगी 5856। मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, जो जनवरी की सेल है उसका 10% लिया, जो भी आंसर आया 4000 के अंदर प्लस कर दिया, फेब सेल्स आ गई। फिर मार्च की सेल निकालनी है तो 4400 का 10% लिया, जो भी आंसर आया 4400 ऐड कर दिया। ठीक है। अब आपके मर्जी है कि आप इकट्ठा निकाल के परसेंटेज कर लो या पहले परसेंटेज निकालो फिर ऐड कर लो। ठीक है। ये सेल्स हो गई क्योंकि उसने सवाल में बोला है कि वो बोल रहा है कि जो सेल्स हैं वो 10% तक बढ़ती रहेंगी मई तक। ठीक है। अच्छा जी, अब ओपनिंग इन्वेंट्री है मेरी 500। क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे नहीं पता, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो क्या कह रहा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है मुझे तो वो कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हर अगले महीने की सेल्स का 20% है। यानी कि जनवरी की अगर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो इसका मतलब है कि फेब्रवरी की सेल्स का 20%। फेब्रवरी की सेल्स है मेरी 4400, इसका अगर मैं 20% निकालूं तो आ जाएगा 880। 880 आ गई मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। अच्छा जी, अब पिछले महीने की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग ये आ गया 880, यहाँ आ जाएगा। अब मुझे अगर इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है फेब्रवरी की तो मार्च की सेल्स का 20%, 4840 का 20%, 968। 968। ठीक है।
अब पिछले महीने की क्लोजिंग यानी कि फेब की क्लोजिंग, मार्च की ओपनिंग 968। अब मार्च की क्लोजिंग निकालनी है तो अप्रैल की सेल्स का 20% लेंगे। 5 5324, 5324 का 20%, 1064.8। अब अप्रैल की ओपनिंग इन्वेंट्री मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, पिछले महीने की क्लोजिंग इस महीने की ओपनिंग। ये अक्सर कहा जाता है, मैं पढ़ाते हुए अक्सर ये बात बोलती हूँ। बच्चे बोलते हैं मिस ये ओपनिंग कहाँ से आई, तो बेटा पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग बन जाती है। अगर 2010 में मेरे पास 1000 यूनिट्स क्लोजिंग थे, तो जब मैं 2011 में जाऊंगी 1 जनवरी को, तो यही मेरी ओपनिंग बन जाएगा ना। तो पिछले महीने की क्लोजिंग इस महीने की ओपनिंग है, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग। ठीक है। तो अप्रैल की ओपनिंग है मेरी 1064.8, और क्लोजिंग निकालने के लिए 5856 का 20% मैं ले लूंगी, 1171.2। ठीक है जी। जून की उसने मुझे दी हुई है, मैं जरूरी नहीं है कि हम लोग करें, लेकिन चलें फिर भी कर लेते हैं। ठीक है जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये हो जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री 1171। इसकी हम क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें जुलाई की तो सेल्स नहीं पता है। ठीक है। और 10% से बढ़ाने का भी कुछ नहीं, क्योंकि हमें मई तक का ही कहा है कि मई तक 10% से बढ़ेंगी। ठीक है। अच्छा जी। अब आगे चलते हैं, अब प्रोडक्शन निकालनी है। वैसे तो उसने मुझसे सिर्फ मई की प्रोडक्शन पूछी हुई है। अगर सिर्फ मई की प्रोडक्शन हम निकालें ना, तो हमें जिस तरह प्रोडक्शन हम यूनिट्स निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री है मेरी 1171, प्लस सेल्स है मेरी 5856, और ओपनिंग इन्वेंट्री भी है मेरी 1171। मैं प्रोडक्शन अपनी निकाल लेती हूँ। 1171 प्लस 5856 माइनस 1171। 5856, 5856, 856। आप लोग चाहें तो आप लोग बाकी सबके भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है। मैंने ये बाकी ये सब इसलिए करवाया पूरा पूरा, मैं सिर्फ ये भी करवा सकती थी, आप लोगों को पता लग जाए कि ये 20% और 10% की क्या कहानी है। सही है। वो कह रहा है कि हर महीने 10% से सेल मेरी इंक्रीज होगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हर नेक्स्ट मंथ का 20% है। तो दिस इज द टास्क वन जिस तरह हमने अभी सॉल्व किया। आई होप आप लोग को ये हमारी 3 रिक्वायरमेंट की समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क नंबर 2। जे कंपनी ऑल्सो मेक्स कॉम्पोनेंट एफ। जो मेरी जे कंपनी है वो कंपोनेंट एफ भी बनाती है। ईच यूनिट ऑफ कंपोनेंट एफ यूजेस 3 kg ऑफ मटेरियल जी। कंपोनेंट एफ को बनाने में 3 kg का मटेरियल जी लगता है। ठीक है। बजटेड सेल्स ऑफ कंपोनेंट एफ आर फोरकास्ट टू बी 20,000 ड्यूरिंग जनवरी। तो जो मेरी बजटेड सेल्स हैं वो फोरकास्ट की हैं या बजट की हैं कि वो 20,000 होंगी जनवरी में। ठीक है। ओपनिंग इन इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल जी is 30,000 and closing inventory is going to be 3,500 kg. Each kg of material G cost 2.50, और जो मटेरियल जी है ना वो कितने का आता है? 1 kg आता है $2.50 का। What is the material X purchases budget for April in dollars?
परचेज बजट बताना है कि कितना मटेरियल परचेज करेंगे, कितने डॉलर का, रुपयों में बताना है, डॉलर पैसों में बताना है। ठीक है जी। दोबारा सवाल एक्सप्लेन कर देती हूँ। जे कंपनी जो है एक कंपोनेंट एफ भी बनाती है। कंपोनेंट एफ को बनाने में 3 kg का मटेरियल जी लगता है। बजटेड सेल्स है उसकी 20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है मटेरियल जी की, वो कितनी है, 3,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो है 3,500। और 1 kg जो है मटेरियल जी का, वो $2.50 का आता है। अब कैसे करेंगे ये सवाल हम सॉल्व। अच्छा जी। परचेज बजट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता है 3,000 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमें पता है। शायद मैंने फॉर्मूला ही उल्टा लिख दिया, सॉरी। क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन और माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री है मेरी 3,500। ओपनिंग इन्वेंट्री है मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है मेरी 3,000। मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन मुझे पता नहीं है, लेकिन मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं। मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन ये हमने 12 पढ़ा भी है। मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन हम ऐसे निकालते हैं, ये प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय मटेरियल यूज्ड बाय 1 यूनिट। अब हमें ये तो पता है कि मटेरियल यूज्ड बाय 1 यूनिट कितना हुआ है, 3 kg। बट हमें प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं मालूम। प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का भी फॉर्मूला होता है। प्रोडक्शन यूनिट्स मेरे पास जगह कम है, इसीलिए मैं इस तरह थोड़ा सॉल्व कर रही हूँ। प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास, ये रॉ मटेरियल की क्लोजिंग और ओपनिंग है। ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। अब इस सवाल में ना मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना ओपनिंग इन्वेंट्री है, बस सेल्स का पता है 60,000। तो इसका मतलब है कि जो ये मेरे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मेरे 60,000। ठीक है जी। मैं सेल करने तो उतने ही प्रोड्यूस करेंगे ना, तो 60,000 यहाँ आ जाएगा। 60,000 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, सॉरी प्रोडक्शन यूनिट्स, सॉरी सेल्स मेरी 20,000 है। 20,000 मेरी सेल्स है। जब मैं 20 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 3 से, तो आ जाएगा 60,000। 60,000 आ जाएगी मेरी मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन। यानी कि मेरे बजट परचेज बजट कितना आ जाएगा, 3,500 प्लस 60,000 माइनस 3,000। मुझे
60,500 kg परचेज करना है। ठीक है, लेकिन उसने मुझसे केजी में नहीं पूछा, उसने मुझसे पैसों में पूछा है। मुझे 60,500 kg परचेज करना है, और 1 kg मुझे कितना परचेज करना है, 60,500। और 1 kg कितने का आता है, 2.50 का आता है, 2.50, यानी कि मुझे कितने का पड़ेगा, 151,250, 151,250। कंपोनेंट एफ बनाने के लिए जो मुझे मटेरियल जी खरीदना होगा, वो मुझे कितने का खरीदना होगा, $151,250। आई होप आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई होगी। पहले मैंने परचेज बजट में जो जो चीज़ें गिवन थी, यहाँ मैंने, अब ये ना आए कि मिस आपने तो ना, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ये फिनिश गुड की, ना ओपनिंग थी, सिर्फ सेल्स थी, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो जो सेल्स हैं उसी को मैंने, इतनी सेल करनी, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है ही नहीं, समझ लो 0 0। तो जो सेल्स हुई वही उतनी की मैं प्रोडक्शन करूंगी, ठीक है। अच्छा जी, जो मैंने बजट किया होगा कि मैं फोरकास्ट किया होगा कि मैं इतने सेल करूंगी, उतने ही बना लूंगी, ठीक है जी। ये था मेरा टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन वाई प्रॉफिट एंड कैश फ्लो माइट बी डिफरेंट। जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है नहीं है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन वाई प्रॉफिट एंड कैश फ्लो माइट बी डिफरेंट। ये इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जिससे ये साबित हो कि प्रॉफिट और कैश फ्लो जो है डिफरेंट होते हैं। अब आप लोग सुनो गौर से, जो हमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है जिससे प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है जी। पहला मेरा ऑप्शन है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। अच्छा जी। फिर है सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट। फिर है डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। फिर है टाइम डिलेज विद द इशू ऑफ बैंक स्टेटमेंट। जो ये हमारा परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट है, ये रीजन जो है, ये हमारा रीजन है। ठीक है, क्यों है कि आउटफ्लो जो है हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बट हम डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड करेंगे ना। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि एक एसेट परचेज हुआ है $20,000 का, ठीक है। और हर उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 10% चार्ज होती है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट की। 20,000 का एसेट खरीदा है और 10% उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो जो आउटफ्लो होगा, जो 20,000 का ड्यूरिंग द ईयर, वो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में नहीं लिखेंगे। सही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस माने इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे कि हमारा जो है आउटफ्लो हुआ है 20,000 का। ठीक है, ये नहीं आएगा। अच्छा जी। द डेप्रिसिएशन चार्ज 10%, लेकिन जो हमारी डेप्रिसिएशन है जो हम 10% चार्ज करेंगे और ओरिजिनल कॉस्ट पे, वो तो हम लिखेंगे ना एक्सपेंसेस में, तो वो आएगा। तो ये एक दिस इज चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड विल रिड्यूस ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा, जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर, क्योंकि मैंने नॉन करंट एसेट परचेज किया है, नॉन करंट एसेट तो मैं बैलेंस शीट में लिखती हूँ ना, वहां लिखूंगी, इनकम इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं लिखूंगी। ठीक है। लेकिन जो उसकी डेप्रिसिएशन होगी, वो तो मैं इनकम स्टेटमेंट में लिखती हूँ एक्सपेंसेस में। तो इससे क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो है ये एक रीजन बन सकता है जिससे मेरा कैश फ्लो और प्रॉफिट दोनों डिफरेंट आए। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। अच्छा जी। जो ये मेरी सेल ऑफ नॉन करंट एसेट है, तो जब आप अपना कोई भी एसेट सोल्ड करते हो, तो यूजली आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने
आपकी किस एक एसेट की वैल्यू है 15,000, नेट बुक वैल्यू 15,000, वो आपने जो है बेचा, कितने का बेचा आपने, सोल्ड किया उसको 11,000 का, तो हमें लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ, है ना। उसकी नेट बुक वैल्यू थी 15,000, बेचा तो गया 11,000 का, इसका मतलब कि 4,000 का मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। अच्छा जी, लेकिन ये जो 11,000 रुपये आए हैं, आए तो है ना, पैसे लॉस हुआ है वो अलग बात है, लेकिन पैसे तो आए हैं, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ है 11,000 का। ठीक है, लेकिन इसका हम कोई भी अफेक्ट, जो ये 11,000 का इनफ्लो आया है, इसका हम कोई भी अफेक्ट जो है वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में नहीं डालेंगे। इनकम स्टेटमेंट में हम कैश इनफ्लो तो नहीं दिखाएंगे कि हमें हमारे पास 11,000 आए हैं। ठीक है। हाँ, जो मेरे पास ये जो 4,000 का जो ये लॉस हुआ है, ठीक है, 4,000 का जो ये लॉस हुआ है, इसको हम जो है रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, जिसकी वजह से मेरा जो है प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, और प्रॉफिट और कैश फ्लो जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट दोनों दोनों चीजें हो रही है ना। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गई होगी कि मैंने 15,000 मेरी नेट बुक एसेट की वैल्यू है, उसको मैंने बेचा 11,000 का, ठीक है, 4,000 का मेरा लॉस हो गया। जो ये 11,000 है, इसको मैं अपने प्रॉफिट और लॉस में तो रिकॉर्ड नहीं करूंगी, क्योंकि ये 11,000 तो मुझे इनफ्लो हुआ है ना, मैंने अपना एसेट बेच के मुझे 11,000 रुपये तो आए हैं, तो कैश इनफ्लो तो हुआ है, तो इसको मैं पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करूंगी। हाँ, जो ये 4,000 का मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, इसको मैं पीएनएल में रिकॉर्ड करूंगी, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट और मेरा कैश फ्लो डिफरेंट आएगा, तो ये भी रीजन नहीं हो सकता। फिर है डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, सही है। तो इससे क्या जो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा जो है एक नॉन कैश एक्सपेंस है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। अच्छा जी, अब बचा टाइम डिलेज विद द इशू ऑफ बैंक स्टेटमेंट, एंड दिस इज द राइट आंसर। अब ये राइट आंसर है कि जो टाइम डिलेज विद द इशू ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ये जो है, अब टाइम डिले तो वो, अच्छा जी, डेप्रिसिएशन की बात करी थी, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, ये भी एक वजह हो सकती है प्रॉफिट और कैश फ्लो का डिफरेंट होने की। बचा मेरे पास टाइम डिलेज विद द इशू ऑफ बैंक स्टेटमेंट, दिस इज द राइट आंसर। अगर कोई टाइम डिले हो रहा है बैंक स्टेटमेंट इशू होने में, तो ये रीजन नहीं हो सकता कैश फ्लो और प्रॉफिट के डिफरेंट होने का। हमारी चीजें तो थी, वो तो पहले से हो गई हैं, अगर बैंक स्टेटमेंट इशू होने में टाइम लग रहा है, तो ये रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होनी थी वो तो हुई हुई है। अगर बैंक ही देर से अपनी स्टेटमेंट इशू कर रहा है, डिले कर रहा है, तो इससे प्रॉफिट और कैश फ्लो के डिफरेंट होने का कोई ताल्लुक नहीं है। और यही हमारा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन। सो द टाइम डिले विद द इशू ऑफ बैंक स्टेटमेंट इज नॉट द रीजन that why profit and cash flow might be different. I hope आपको ये एक MTQ क्वेश्चन नंबर 23.1 क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।